हेलो बच्चों, चलो आज हम करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 15 जिसका टाइटल है आवर एनवायरनमेंट। और आज हम इस चैप्टर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। आज के पार्ट में हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ हैं, वो किस तरह के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डालती हैं। बेसिकली आज के वीडियो में हम ये 3 चीज़ें स्टडी करेंगे: बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो पहले हम बायोमैग्निफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, जो कि हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं, वो जो है हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे जैसे फूड चेन के अंदर ट्रॉफिक लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं, वैसे ही इन हार्मफुल केमिकल्स की या टॉक्सिन्स की जो कंसनट्रेशन है वो भी इंक्रीज़ करती रहती है। और हाईएस्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है इन हार्मफुल केमिकल्स की पहुंच जाती है, जो कि ना सिर्फ उस ट्रॉफिक लेवल को पोजेस करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है, बल्कि इकोसिस्टम के लिए भी हार्मफुल होती है। हम यहाँ पर एक फूड चेन ले लेते हैं जिसमें कि प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं, और इनको आगे टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं। हम यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल्स भी लिख सकते हैं। प्रोड्यूसर्स हमेशा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पोजेस करते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है वो ट्रॉफिक लेवल सेकंड पोजेस करते हैं। इसी तरह से ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ट्रॉफिक लेवल फोर्थ। होता क्या है कि एक बार ये जो हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिन्स जो हैं फूड चेन के अंदर एंटर करते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा इनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जितनी कंसंट्रेशन ट्रॉफिक लेवल 1 पे होगी, उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल 2 पे होगी, उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल 3 पे, और उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल 4 पे। यानी कि खतरा भी बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये खतरनाक केमिकल्स हैं, ये जहरीले केमिकल्स हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि खतरा भी बढ़ता चला जाता है। सो अगर ट्रॉफिक लेवल 1 पर खतरा थोड़ा सा कम भी है, तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रहे हैं खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ये जहरीली दवाएं हैं, जहरीले केमिकल्स हैं, जो कि ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अदर बढ़ते चले जा रहे हैं इन देयर कंसंट्रेशन। आप ज़रा खुद इमेजिन करो कि अगर ट्रॉफिक लेवल 4 के बाद कोई और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ट्रॉफिक लेवल 5th या 6th पोजेस कर रहे हैं। चलो मोस्टली तो चेन्स ट्रॉफिक लेवल 4th तक की होती हैं, फूड चेन्स, लेकिन फिर भी अगर और भी ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स पर हैं, तो उनकी हेल्थ के ऊपर आप खुद सोचो कितना ज़्यादा बैड इफेक्ट जो है वो ये केमिकल्स कॉज करेंगे, कितने हेल्थ हैजर्ड्स जो है उन ऑर्गेनिजम्स को फेस करने पड़ेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हम एग्जांपल लेके बात करते हैं। सपोज कर लो कि हमने अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ किए थे, और जब हमने अपने फील्ड को पानी लगाया तो जितने एक्सेसिव केमिकल्स थे वो ड्रेन आउट हो गए और किसी ना किसी वाटर बॉडी के अंदर पहुंच गए। अब यहाँ पर जो वाटर है उसके अंदर ये जो हार्मफुल केमिकल्स पहुंच चुके हैं, इनकी जितनी की कंसंट्रेशन है, सपोज कर लो कि 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, तो होता क्या है कि इस वाटर के ऊपर बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स जो है वो सर्वाइव करते हैं, तो उनके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई स्मॉल फिश इन प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करती है, तो जितनी भी स्मॉल फिश होती हैं उस ट्रॉफिक लेवल पर इन हार्मफुल केमिकल्स की कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर बहुत सारी स्मॉल फिश जो है उनके ऊपर कोई लार्ज फिश भी फीड करती होंगी, उनके अंदर कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी। और अगर इस फिश को कोई बर्ड, यानी कि फिश ईटिंग बर्ड जो है वो खाता है, तो आप खुद सोचो कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। ये यहाँ पर जो फिगर्स ली गई हैं ये जो है फिक्स्ड फिगर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो है स्टडीज़ होती रहती हैं इस चीज़ के बारे में, और कई तरह की जो है ऑब्जर्वेशंस वो सामने आती हैं। और ये भी एक स्टडी है जिसमें देखा गया था कि 0.003 पार्ट्स पर बिलियन से स्टार्ट होते होते ये जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है वहाँ तक 25 ppm तक भी कंसंट्रेशन जो है वो पहुँच जाती है। लेकिन ये जो फिगर्स हैं ये जो है फिक्स्ड नहीं है, ये स्टडी टू स्टडी वेरी करती हैं, एरिया टू एरिया वेरी करती हैं, यानी कि इट ऑल डिपेंड्स कि उस एरिया के अंदर कितने केमिकल्स जो है उनका यूज़ हो रहा है। लेकिन बात ये है कि ट्रॉफिक लेवल जैसे जैसे बढ़ेंगे कंसंट्रेशन जो है हार्मफुल केमिकल्स की वो भी बढ़ती चली जाती है। आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई फिश ईटिंग बर्ड है जो कि इस फिश को खा रहा है। आप खुद सोचो अगर यहाँ पर इंसान हो तो देखो, अगर इंसान इस फिश को खाए
तो क्या होगा, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं अगर 25 ppm तक हमारी फूड चेन से हम तक पहुंचते हैं, तो आप खुद देखो भी कितने हेल्थ हैजर्ड्स होंगे। ऐसे तो नहीं ये कैंसर जैसी बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, कुछ तो कारण है ही है ना। सो बायोमैग्निफिकेशन जो है ये अलार्मिंग स्टेज तक पहुंच चुकी है, इसके बारे में अब अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो थोड़ा सा फटाफट से इसको वाइंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन होती क्या है कि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक बारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, तो ये मेटाबलाइज नहीं होते, यानी कि ये मेटाबॉलिज्म में यूज़ नहीं होते। जो एनिमल्स हैं उनकी फैट्स के अंदर या उनकी एडिपोज टिश्यू जो है उसके अंदर ये अकमुलेट होते चले जाते हैं, इकट्ठे होते चले जाते हैं। इवन कि अगर कोई एनिमल मर जाए तो उसकी डीकम्पोजिशन से भी ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं ये डिग्रेड नहीं होते, यानी कि डीकम्पोजर्स भी इनको तोड़ नहीं पाते। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स या बीमारियां जो हैं वो कॉज करते हैं। बर्ड्स के अंदर भी इनका इफ़ेक्ट देखा गया है। ये जो बर्ड्स होते हैं ये अपने एग शेल्स के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन से बर्ड्स की ये जो एबिलिटी टू डिपॉजिट कैल्शियम होती है ऑन द एग शेल्स ये इफेक्टेड होती है, यानी कि प्रॉपर जो है कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता, जिससे क्या है कि जो बर्ड्स के एग्स हैं उनके एग शेल्स सॉफ्ट एंड वीक रह जाते हैं और वो टूट जाते हैं, जिनसे कि उनके अंदर वाले जो चिक्स हैं या जो बर्ड्स के बच्चे हैं वो भी मर जाते हैं। उससे क्या है कि ना सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक नुकसान होता है बल्कि पूरा इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो फ्लक्चुएट कर जाएंगी। अगर पॉपुलेशन फ्लक्चुएट करेगी तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम के ऊपर उसका जो है बैड इफेक्ट तो क्रिएट होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की। ये भी देखो एक ह्यूमन एक्टिविटी के ही रिजल्ट से होती है। जब हम धड़ाधड़ फर्टिलाइजर जो है ना वो अपने खेतों में यूज़ करते हैं बिना सोचे। होता क्या है डिटेल में देखते हैं। जैसे सपोज कर लो कि हमने अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर फर्टिलाइज़र जो है वो स्प्रे किए हैं और ज़रूरत से ज़्यादा स्प्रे किए हैं, तो जब पानी लगाएंगे ना फसलों को, तो पानी के साथ एक्सेसिव फर्टिलाइज़र जो है ना वो डिज़ोल्व होके वो पानी के साथ ही ड्रेन हो जाएंगे। तो जो एक्सेसिव वाटर है वो जैसे जैसे आगे वाटर ड्रेन्स से होता हुआ वाटर बॉडीज़ में जाएगा, तो ये जो फर्टिलाइज़र रिच वाटर है ये भी वाटर बॉडीज़ के अंदर पहुंच जाएगा। हम देख सकते हैं कि ये जो वाटर बॉडी है इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा कलर आना शुरू हो गया, यानी कि इसके अंदर जो है एल्गी की ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो गई है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स पहुंचे हैं ना। फर्टिलाइजर्स ने प्लांट ग्रोथ करानी होती है, यानी कि एल्गी की ग्रोथ जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये जो वाटर बॉडी है इसके पूरे सरफेस के ऊपर ये जो एल्गी है ये फैलनी शुरू हो जाएगी। इसको हम एल्गल ब्लूम्स भी कहते हैं या स्कम भी कह देते हैं। होता क्या है कि धीरे धीरे पूरा वाटर का जो सरफेस है वो एल्गल ब्लूम से या स्कम से कवर्ड हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अब एल्गल ब्लूम्स जैसे जैसे बढ़ी जाएंगे पूरे का पूरा जो वाटर सरफेस है उसको कवर कर लेंगे और बाहर से लाइट और ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर पहुंच नहीं पाएगी। अब वाटर के अंदर क्या है, कई तरह के इक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, कई तरह की फिश रहती हैं, छोटी फिश हैं, बड़ी फिश हैं, सभी को ऑक्सीजन चाहिए और लाइट भी चाहिए। अब होगा क्या कि जैसे लाइट नहीं प्रॉपरली पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो ये जो छोटी फिश हैं ये सांस नहीं ले पाएंगी, ये मरनी शुरू हो जाएंगी। जब ये छोटी फिश मरेंगी तो जो बड़ी वाली फिश है उनको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स मरेंगे उनकी डीकम्पोजिशन होगी, उससे क्या होगा कि पानी की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे ऑक्सीजन की कमी और भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हाइपॉक्सिक कंडीशंस जनरेट हो जाएंगी। हाइपॉक्सिक कंडीशंस होती हैं जबकि सांस लेना मुश्किल हो जाए। उसमें क्या होगा कि जो बड़ी फिश हैं जहाँ जो बड़े इक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी मरने शुरू हो जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो है वाटर बॉडी के अंदर एक डेड जोन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि पूरी वाटर बॉडी जो है उसका इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से इकोसिस्टम जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। यूट्रॉफिकेशन को हम कैसे सम अप कर सकते हैं कि जो फर्टिलाइज़र रिच वाटर है फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स ये वाटर ड्रेन्स में चला जाता है और ये जो वाटर ड्रेन्स हैं इस पानी को अलग अलग वाटर बॉडीज़ के अंदर ले जाती हैं और ये जो वाटर बॉडीज़ हैं इनके अंदर न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइजर्स पहुंच जाते हैं, जिसके कारण डेंस ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम्स प्रमोट होती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और पूरा सरफेस ऑफ वाटर कवर हो जाता है। जिससे क्या होता है कि पानी के अंदर जो है लाइट एंड ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे कि इक्वेटिक एनिमल्स जो है जैसे फिश वगैरह मरने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स को फूड नहीं मिलता,
वो भी मरने शुरू हो जाते हैं। और डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो होने के कारण जो पानी है उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी और भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हाइपॉक्सिक डेड जोन्स क्रिएट होते हैं। हाइपॉक्सिक मतलब ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो जाए कि इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो सांस ना ले पाएँ, मरना शुरू हो जाए, तो इस तरह का जो जोन है उसको हम हाइपॉक्सिक डेड जोन कहते हैं, जिससे कि पानी का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है और इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इट मीन्स कि खेतों के अंदर फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो है इनका जो यूज़ है वो बहुत सोच समझ कर होना चाहिए और एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। ये नहीं है कि धड़ाधड़ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करी जाओ, धड़ाधड़ जो है वो फर्टिलाइजर्स डाली जाओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंसान की ड्यूटी बनती है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने पूरे इकोसिस्टम के बारे में सोचे। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। आपने सुना तो इसके बारे में बहुत होगा, होती क्या है ये भी देख लेते हैं। देखो, इंसान ने जितनी डेवलपमेंट की है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना उसने मेजर रोल प्ले किया है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, फैक्ट्रीज हो गई हैं। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो लग गई हैं उनसे अलग अलग तरह की हार्मफुल गैसेस जो है वो निकलती हैं। ये जो गैसेस हैं इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये हीट को अपने अंदर ट्रैप करती हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म अप हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। उसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हम थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ स्पेशल गैसेज हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण जो हमारी अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है और इसी प्रोसेस को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। देखो, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके कारण जितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है, तो कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन देखो ये नेचुरली भी मिलती हैं लेकिन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अंदर ही मिलती हैं। लेकिन अगर इनकी कंसंट्रेशन बियॉन्ड लिमिट बढ़ जाए तो फिर तो हार्मफुल है ही है। ये जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं ये सिंथेटिक गैसेस हैं। सो ऑब्वियसली इस तरह की हार्मफुल गैसेस अगर बियॉन्ड अ लिमिट बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में हो जाएं और ये वाटर वेपर्स के साथ मिलके जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर एक लेयर सी बना लेती हैं। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये अपने अंदर सनलाइट की जो हीट है उसको ट्रैप करती हैं। हम एक और फिगर देखते हैं जिससे कि हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, ये जो है इंडस्ट्रीज उनकी चिमनीज में से स्मोक निकल करके आ रहा है और उस स्मोक के अंदर है ग्रीन हाउस गैसेज। और उन्होंने क्या किया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर अपनी एक लेयर सी बना ली। अब क्या है, जो सोलर एनर्जी है या सनलाइट है जब वो हमारी अर्थ के ऊपर आती है तो इसने रिफ्लेक्ट बैक भी करना होता है आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये इस सनलाइट में से जो इंफ्रारेड रेज है यानी कि जो हीट रेडिएशंस हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती। यानी कि जो हीट रेडिएशंस हैं वो अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती, वो बाहर वापस नहीं जा पाती अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अंदर ही रहेंगी। हीट जो है वो ट्रैप होती जाएगी। ये जितनी हीट रेडिएशंस इकट्ठी होती जाएंगी उतना टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर ज़्यादा देखो ग्रीनरी हो, ग्रीन हाउस गैसेस कम हो तो फिर तो हीट रेडिएशन बाहर निकल जाए, तो एक बैलेंस सा बना रहे अर्थ के ऊपर। लेकिन जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस और उतनी ज़्यादा हीट जो है वो अंदर ट्रैप होती चली जाती है। जब ये लंबा समय इस तरह से ही रहता है तो ऑब्वियसली जो पूरी अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है ऑन एन एवरेज बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? कि हमारी जो अर्थ है उसका एवरेज टेम्परेचर राइज कर जाना, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। जब ग्लेशियर्स से जो बर्फ़ है वो पिघलेगी तो कहाँ जाएगी? ओशंस के अंदर जाएगी, जिससे जो हमारे सी लेवल है वो राइज कर जाएंगे और उसके कारण बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो डूब भी सकते हैं। यही नहीं कि जो हमारे महासागर हैं, हमारे ओशंस हैं,
उनके अंदर लार्ज स्केल चेंजेस इन ओशन सर्कुलेशंस भी होते हैं, जिनसे कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो हमारा रेनफॉल पैटर्न है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब कई बार ऐसे होता है कि जो बरसात का सीज़न होता है उसमें प्रॉपरली रेंज आती नहीं है, आगे पीछे जो है वो आती रहती हैं। एक्सट्रीम वेदर हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है। इसी तरह से चेंज इन द सीजनल पैटर्न, देखो आजकल बहुत सारे जो है ना हमारे घरों के बुज़ुर्ग वो कहते भी हैं कि पहले जी इस महीने में तो इस तरह का मौसम होता था, आजकल तो ऐसे होता ही नहीं। जैसे देखो पहले दिसंबर में बड़ी ठंड होती थी, आजकल ज़्यादा ठंड जो है वो जनवरी में पड़ती है। इसी तरह से पहले जो है जून के अंदर, मई जून के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, अब जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर आप देखोगे कि जो सीजनल पैटर्न्स हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं और आगे और भी होंगे अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी इंसान ने डेवलपमेंट की है, जितना उसको समझदारी से चलना चाहिए था, उससे बहुत उलट हो रहा है। हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को ही काट रहे हैं। हम जिस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं उसी का इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो दिस इज़ द अलार्मिंग स्टेज। हमें सोचना चाहिए और बिफोर इट इज़ टू लेट टू कंट्रोल हमें इस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए जिनसे कि हम अपने एनवायरनमेंट को आगे और डिटीरियोरेट होने से और ख़राब होने से बचा सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।